बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं सेपरेट। एक वर्ड है वैक्सीनेशन और दूसरा है हमारे पास इम्यूनाइजेशन। असल में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा था कि हमने डिजीज़ कंट्रोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिजीज़ कंट्रोल। मेन टॉपिक हमारा था बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। उसमें हमने देखा था कि हम 3 किस्म से इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। नंबर 1 फूड की प्रोडक्शन करके, नंबर 2 डिजीज़ को कंट्रोल करके, और नंबर 3 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को, जो है एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करके उसकी पोल्यूशन को कम करके जब हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक फूड प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया था। फिर हमने जो है वो डिजीज़ कंट्रोल स्टार्ट किया था। डिजीज़ कंट्रोल के अंदर हमने सबसे पहली बात जो पढ़ी थी कि इलाज बेहतर है या एहतियात बेहतर है? एहतियात बेहतर है। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी? उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली होती तो तमाम डिजीज़ के लिए हैं, लेकिन ख़ास तौर पे वो डिजीज़ जो अभी क्या हैं, इनक्योरेबल हैं। अभी क्या हैं? इनक्योरेबल हैं, जिनका इलाज नहीं होता, तो उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस है, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर। ये भी हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर ही है, लेकिन ये एडवांस लेवल की प्रिवेंटिव मेजर है। ठीक है, इसमें साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व है, इसमें साइंस एज सच प्रैक्टिकली खुद इन्वॉल्व है। ठीक है, अब आपने जो 10th क्लास में पढ़ा होगा वैक्सीन क्या है, वैक्सीन सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाई और कैसे इंट्रोड्यूस करवाई, वो हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन जो टेक्निक है वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जीनर। किसने इंट्रोड्यूस करवाई? सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने इंट्रोड्यूस करवाई। ठीक है, और कब इंट्रोड्यूस करवाई थी? 1796 के अंदर। 1796 के अंदर उसने हमें, एडवर्ड जीनर ने वैक्सीनेशन की टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या करवाई थी? इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है, अब इसकी ज़रा हम डिस्कवरी देख लेते हैं कि कैसे जो है वो इसने वैक्सीन डिस्कवर की थी। कैसे इसने वैक्सीन डिस्कवर की थी। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कि हमारे पास इसने फर्स्ट वैक्सीन किस डिजीज के अगेंस्ट बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई थी। किसके अगेंस्ट बनाई थी? स्मॉल पॉक्स। क्या उसने बनाई स्मॉल पॉक्स के लिए थी वो वैक्सीन? नहीं, उसने तो वो वैक्सीन कहाँ से ली थी? काउपॉक्स से। कहाँ से ली थी? बनाई कहाँ से थी? काउपॉक्स। ठीक है, अब ये काउपॉक्स की क्या कहानी है बेटी? ये स्मॉल पॉक्स या काउपॉक्स एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो ब्लिस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं, पस वाले जो है ना वो ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। स्मॉल पॉक्स स्पेशली ह्यूमंस को होती है, और काउ पॉक्स जो है वो एज द नेम इंडिकेट काउ या एनिमल्स को होती है। ठीक है, होता दोनों में बॉडी पे पॉक्स ही बनते हैं। क्या बनते हैं? पॉक्स, ब्लिस्टर बनते हैं। क्लियर? और वो फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होते हैं, ये उनमें पस होती है। तो फर्स्टली उसने सबसे पहले एक गवालन थी, उस सारा नीलम पढ़ा था ना आपने? मैंने आपको कहानी सुनाई थी 10th में। तो सारा नीलम जो थी वो एक गवालन थी। ठीक है, उस गवालन के हाथों से, अब गवालन कौन होती है? जो दूध होते हैं। क्लियर? अब जब वो गाय का दूध निकालती थी तो उसके हाथों को, उस गाय को थी काउपॉक्स। उस गाय को थी क्या थी? काउपॉक्स थी। ठीक है, अब उस काउपॉक्स के जो पॉक्स थे उनमें से पस सेल्स जो हैं वो उस गवालन के हाथों पे लग जाते थे। ठीक है, फिर उन्होंने ये बाद में एक तजर्बा भी किया था कि जो गवालन या गवाले थे उस वक़्त के, उनको ये स्मॉल पॉक्स बहुत कम होती थी या होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती थी ऑलरेडी। उनकी बॉडी इम्यून हो चुकी होती थी। अब उस सारा नीलम के हाथों से उसने जो है वो काउ पॉक्स के जो है वो क्या लिए? पस सेल्स लिए। क्या लिए? पस सेल्स लिए। ठीक है,
और उन पस सेल्स को फिर फर्दर इनोकुलेट किया। क्या किया? इनोकुलेट किया। अब इनोकुलेशन का मतलब, ये इनोकुलेट करना किसे कहते हैं कि इंजेक्ट कर देना, बॉडी में दाखिल कर देना, बॉडी में। और किसकी बॉडी में दाखिल किए थे उसने? सबसे पहले 8 ईयर ओल्ड बॉय था, ठीक है। तो कुछ बुक्स लिखती हैं कि उसने कोई गुनाह के जुर्म में उसको सजा के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, ये एक्सपेरिमेंटली। अच्छा जी, उसने पस सेल्स हैं वो उस बच्चे की बॉडी में इनोकुलेट कर दिए, ठीक है। जब उसने वो पस सेल्स उस बच्चे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए, इनोकुलेट कर दिए, दाखिल कर दिए, हुआ क्या था? उस बच्चे को जो है वो क्या हो गया था? फीवर हो गया था। क्या हो गया था? फीवर हो गया था, ठीक है। और कुछ दिन बाद वो फीवर से क्या हो गया था? रिकवर हो गया था। कुछ दिन बाद वो फीवर से रिकवर हो गया था। अच्छा, फिर उसने क्या किया था? फिर उसने उस बच्चे की बॉडी में स्मॉल पॉक्स डिजीज के जो है वो पॉक्स से पस सेल्स दाखिल किए थे, ठीक है। और होना तो ये चाहिए था कि जब स्मॉल पॉक्स के पस सेल्स या उसके बैक्टीरिया या वायरस उस बच्चे की बॉडी में दाखिल कर दिए तो उस बच्चे को क्या हो जानी चाहिए थी? स्मॉल पॉक्स। लेकिन फॉर्चुनेटली कि उस बच्चे को जो है वो स्मॉल पॉक्स नहीं हुई, उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुई। तो यहाँ से उसने जो है वो टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई कि देखो, मैंने तो सिर्फ काउपॉक्स डिजीज के पस सेल्स उस बच्चे में दाखिल किए और उस बच्चे की बॉडी इम्यून हो गई। क्या हो गई? इम्यून किसे कहते हैं? महफूज हो गई। किस चीज से महफूज हो गई? फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। फ्रॉम इंट्रोड्यूस उसने कराए पहले पस सेल्स काउपॉक्स के, फिर बाद में उसने एक्सपेरिमेंट किसके बारे में किया? स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो उस बच्चे की बॉडी क्या हो गई थी? कंप्लीटली इम्यून हो गई थी। फिर उन्होंने इस जो है टेक्निक को एक्सटेंड किया, इस टेक्निक को एक्सटेंड किया। फिर बाद में जो है वो ये टेक्निक गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली। अब जो है वो कंप्लीट हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं हर कंट्री के अंदर। जब भी कोई डिजीज़ आनी होती है या जितनी भी डिजीज़ हैं हमारे पास जिनकी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं तो उनके इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। जैसे मलेरिया है या फिर जो है इसके अलावा क्या कहते हैं उसे, आपके पास फ्लू की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, आपके पास जो है वो पोलियो की वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, स्मॉल पॉक्स की, मीजल्स की, मम्स की, इन सब की वैक्सीन्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये हम जैसे हमारे पास ये वक्त आता है, इनका ये ड्यूरेशन आता है, पता चलता है कि फ़लाँ पैरासाइट जो है वो इस माहौल में ज़्यादा हो रहा है या फ़लाँ बैक्टीरिया, तो उसकी वैक्सीन जो है उसका प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाता है ताकि बच्चों को जो है वो उसकी वैक्सीन की जाए। अब ये तो थी इसकी डिस्कवरी। सबसे पहले डिस्कवर किसने की, इंट्रोड्यूस किसने करवाई? एडवर्ड जेनर ने इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, फिर इस टेक्निक का नाम वैक्सीनेशन क्यों रखा? अब हम नेम की बात करें तो हम कहते हैं कि इसका जो नेम रखा गया दैट वाज ऑन द बेस ऑफ द नेम ऑफ दैट एनिमल। अब देखो, काउपॉक्स थी, ठीक है। तो काउ लैटिन वर्ड में काउ कहते हैं वैका। वैका का मतलब क्या होता है? काउ, ठीक है। तो ये लैटिन लैंग्वेज से उन्होंने इस काउ से यानी वैका से टर्मिनोलॉजी जो है वो अखज की, दैट इज वैक्सीनेशन या वैक्सीन, या क्या निकाली? वैक्सीन। अब वैक्सीन क्या है? एक टर्म है वैक्सीन, एक टर्म है वैक्सीनेशन। ये दो अलग-अलग प्रोसेस हैं, ठीक है। वैक्सीन उस मटेरियल का नाम है और वैक्सीनेशन उस प्रोसेस का नाम है। फिर वैक्सीनेशन के बाद टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज इम्यूनाइजेशन। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि वैक्सीनेशन, वैक्सीन क्या है, वैक्सीनेशन किसे कहते हैं और इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है, वैक्सीन क्या है? मटेरियल है, या हम कहते हैं सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? मटेरियल है विच कंटेन, जिसमें मौजूद हो, क्या मौजूद हो? किल्ड और वीकन्ड पैथोजन, किल्ड हो या वीकन्ड पैथोजेंस हो, क्या हो? या फिर पैथोजेंस के बॉडी पार्ट्स हो, या फिर पैथोजेंस के बॉडी पार्ट्स हो। किल्ड और वीकेंड पैथोजेंस, मरे हुए या फिर कमजोर पैथोजेंस हो। लेकिन अगली कंडीशन क्या है?
which have ability, उनके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए किस चीज की, टू प्रोवोक एन इम्यून रिस्पॉन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उन किल्ड और वीकेंड जो पैथोजेंस हैं उनकी क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोवोक कर सकें, जगा सकें, किस चीज को जगा सकें, इम्यून रिस्पॉन्स को जगा सकें। इम्यून रिस्पॉन्स को जगाने का मतलब ये था कि वो प्रोड्यूस करवा सकें, प्रोडक्शन करवा सकते हैं किसकी, एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवा सकें उन जानदारों के अंदर। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं हम। वैक्सीन इज अ मटेरियल और अ सब्सटेंस विच कंटेन, जिसमें मौजूद होता है वीकेंड और किल्ड पैथोजन। अब बहुत सी ऐसी हैं जिनके अंदर वीकेंड कंप्लीट होल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, किसी में जो है वो वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, किसी में उसके बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते हैं, और तमाम बॉडी पार्ट्स नहीं, वो बॉडी पार्ट्स यूज किए जाते हैं उन पैथोजेंस के विच हैव एबिलिटी टू इलिक्ट, टू प्रोवोक, के वो जगा सकें, क्या जगा सकें, इम्यून रिस्पॉन्स, कि उसके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें ताकि वो क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। क्या बनवाए, एंटीबॉडीज बनवाए। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, हमें पता है कि जो भी पैथोजेंस होते हैं, क्या होते हैं, पैथोजेंस हम कहते ही उसे हैं कि डिजीज काजिंग एजेंट्स। किसे कहते हैं, डिजीज काजिंग एजेंट्स या ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस की बॉडी के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन होती है। क्या नाम होता है उस स्पेशल प्रोटीन का, दैट इज एंटीजन, दैट इज एंटीजन। क्लियर, ये जो एंटीजन होती है ये उन जानदारों की बॉडी के अंदर जाके डिजीज काज करने की एबिलिटी रखती है। ठीक है, वो स्पेशल प्रोटीन होती है। प्रोटीन अगर बैक्टीरिया है उसके कोट के ऊपर भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकता है उसका, या कुछ वायरसेस हैं। अच्छा जी, अब इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में क्या बनती है, एंटीबॉडी। क्या बनती है, एंटीबॉडी। क्लियर, और जब भी हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं, तो इसके इफेक्ट को जो है वो न्यूट्रल कर दिया जाता है। ठीक है, एंटीजन का इफेक्ट क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर रन होते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होते हैं। जैसे ही एंटीबॉडी इनकाउंटर करती है एंटीजन के साथ, तो बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनके नतीजे में हमारे मैक्रोफेजेस या दूसरे सेल्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि इन एंटीजन्स को आके इन फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लिया जाए, फेगोसाइटोस कर लिया जाए, इंगल्फ कर लिया जाए। ये भी बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये तो थी वैक्सीन, लेकिन टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या लिखी है, वैक्सीनेशन। अब हम कहेंगे कि वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस इन विच द पर्सन्स बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो है या किसी भी इंसान की बॉडी जो है, is made immune from the bacterial or viral diseases by using the vaccine। कि हम बीमारियों से किसी भी इंसान की, किसी भी जानदार की बॉडी को जो है वो क्या कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इम्यून कर देते हैं, बाय यूजिंग वैक्सीन, बाय यूजिंग अ मटेरियल। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, by introducing the vaccine, या after introducing the vaccines, the person's body will become immune from the bacterial or viral disease. That process is called immunization. That process is called immunization. मतलब दोनों टर्म देखिए, almost similar हैं दोनों टर्मिनोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें ना, तो इसके अंदर इम्यूनिटी को हमें वैसे जिक्र नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब आगे वो वैक्सीन काम करे ना करे, लेकिन हमने उस प्रोसेस का नाम कि जिसमें हमने वैक्सीन किसी बंदे की बॉडी में इनोकुलेट कर दी, इंजेक्ट कर दी, उस प्रोसेस का नाम क्या हो गया, वैक्सीनेशन। लेकिन फिर अगली कहानी क्या है, वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद जब वो एंटीबॉडीज बनवाएगी, जब तक एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, आप लाख वैक्सीन जो वैक्सीनेशन करते रहो तो उसकी बॉडी जो है वो फिर इम्यून नहीं होगी। ठीक है, जब वैक्सीन बॉडी में जाने के बाद एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, उस पर्सन की बॉडी को इम्यून कर दे फ्रॉम द फ्यूचर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो तब हम कहेंगे कि अब इसकी बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ है,
इम्यूनाइजेशन हुआ है, ठीक है। जस्ट वैक्सीन दाखिल करने का अमल क्या है, वैक्सीनेशन। और फिर उस वैक्सीन के बाद बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी बननी है, जो एंटीबॉडीज बननी है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ एडवांस्ड प्रिवेंटिव मेजर। ये है तो प्रिवेंटिव मेजर ही, बीमारी से बचने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इसके देखते हैं कब वैक्सीन जब हम करते हैं, तो क्या जब डिजीज बीमारी आ जाती है तब वैक्सीन करते हैं, बीमारी आने से पहले वैक्सीन करते हैं। और अगर किसी बंदे को ऑलरेडी जो है वो डिजीज हो चुकी हो तो उसको वैक्सीन कर दें, फ्यूचर में तो ठीक हो जाएगा, नहीं, तो पहले ही उसकी बॉडी के अंदर वो वायरस या वो बैक्टीरिया चले गए हैं। अब अगर आप उसको एट दैट टाइम जब वो बीमारी हो चुकी, उसको अब वो बीमार है, तो अब वैक्सीन कर दोगे आप उसकी, तो वो बीमारी एग्रेवेट कर जाएगी और बिगड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि पहले से ही वो बैक्टीरिया उसकी बॉडी में थे, आपने चलो जैसे भी थे कमजोर या मरे हुए और डाल दिए उसकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कौन कौन सी ऐसे डिजीजेस हैं जिनके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हैं? फॉर एग्जाम्पल व्होपिंग कफ, काली खांसी जिसको कहते हैं, मीजल्स है, मम्स है हमारे पास, कान पेड़े निकल आते हैं, ठीक है। और होती है, मीजल्स हैं, मम्स हैं, और बहुत सी अदर वैक्सीन भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो पोलियो लिखा होगा बुक में, क्लियर, पोलियो की वैक्सीन है, और हेपेटाइटिस की वैक्सीन भी, वैक्सीन तो बहुत अवेलेबल है अब हमारे पास, ठीक है। व्होपिंग कफ कहते हैं काली खांसी को, है हमारे पास मीजल्स, मीजल्स किसे कहते हैं, खसरा वगैरह निकल आता है बॉडी के ऊपर, छोटे छोटे जो दाने निकल आते हैं। फिर मम्स हैं वो कान पेड़े। पोलियो जो है ये आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो पोलियो के टॉक्सिन होते हैं पोलियो वायरस की वजह से, वो क्या करता है, वो हमारे नर्व सेल्स को डैमेज करता है। किसको डैमेज करता है, नर्व सेल्स को। जब हमारी नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, और स्पेशली वो नर्व्स जो हमारी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रही होती हैं, हमारी बॉडी के मसल्स को कंट्रोल कर रही होती है, तो उन मसल्स की जो नर्व्स होती हैं उनको डैमेज कर देते हैं। तो एज अ रिजल्ट हमारे मसल्स के पास इनर्वेशन नहीं होती। अगर किसी की जो है वो लेग की नर्व्स जो हैं वो डैमेज कर दी हैं इस टॉक्सिन ने, तो एज अ रिजल्ट उसके लेग मसल्स जो हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल। और बेटे जब भी बॉडी का पार्ट कोई नॉन फंक्शनल हो जाए तो वो वक्त के साथ साथ सिकुड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो फिर वो पोलियो के पेशेंट्स होते हैं, उनकी जो एक लेग है या पूरी बॉडी के ऊपर अटैक है, तमाम नर्व्स के ऊपर अटैक है, तो फिर वो सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो अपाहज हो जाते हैं, वो कमज़ोर से कमज़ोर ही होते चले जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा, ये तो थी हमारे पास डिफरेंट डिजीजेस जिनके अगेंस्ट जो है वो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल। इनके अलावा और भी बहुत सी हैं, जैसे हमारे पास रूबीला है, रेबीज़ है। रेबीज़ का नाम सुना है, वो पागल कुत्ता काट है तो उसकी भी वैक्सीन होती है, ठीक है। और इसके अलावा डिफरेंट हमारे पास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सर उसकी तो बाद में होती है रेबीज, रेबीज की तो बाद में नहीं होती। हाँ, फिर उसकी क्यों बाद में होती है? देखो बेटे, रेबीज की जो, अब ये नहीं है कि रेबीज जो है जब कुत्ता काट लेता है ना, तो हमें हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वायरस बॉडी में दाखिल हो गया होगा, अब वो बीमारी ना काज कर दे, अब वो कहीं बीमारी ना काज कर दे, तो तब भी हम उसकी बीमारी से बचने के लिए ही हम जो है वो रेबीज वैक्सीन करवाते हैं, ठीक है। वो तो एंटर हो गया ना बॉडी। अब बेटे हो सकता है, अब वो एंटर तो हो गया, लेकिन हो सकता है ना भी हुआ हो, ठीक है। उसकी एक ड्यूरेशन होती है, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, उस पीरियड के बाद जो है वो बॉडी में ग्रोथ करना शुरू करता है और फिर बॉडी के ऊपर अटैक करना शुरू करता है, ठीक है। तो अगर वो बॉडी में दाखिल हो भी गया होगा तो बर वक्त अगर वैक्सीन कर दी जाती है तो उसके अगेंस्ट ऑलरेडी क्या प्रोड्यूस करवा चुके होंगे हम, एंटीबॉडीज। इसी तरह टेटनस की वैक्सीन भी है, ठीक है। हम रोड साइड के ऊपर अगर हम जो है वो एक्सीडेंट होता है तो हम फौरन से जो वो टेटनस की वैक्सीन करवाते हैं। क्या हमें टेटनस हो जाती है? नहीं, हम इसलिए वो वैक्सीन करवाते हैं कि अगर खुदा न खास्ता वो क्लस्ट्रीडियम टेटनाई जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में दाखिल हो गया होगा, तो जब तक उसने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करना है तब तक हमने एंटीबॉडीज बनवा लेनी है। अच्छा, एक और बात, अब जो हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होता है ना कि वीकन और किल्ड पैथोजन बॉडी के अंदर डालें और वो क्या बनवाएं हमारी बॉडी से, इसमें 15 से 20 दिन लग जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। लेकिन
अब हमारे पास बेटे बनी बनाई ऐसी वैक्सीन अवेलेबल हैं कि आपकी बॉडी में डाली ही क्या जाती हैं, एंटीबॉडीज डाली जाती हैं। रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडीज डाली जाती हैं, टेटनस के खिलाफ टेटनस टॉक्सॉइड्स डाले जाते हैं, ठीक है, ताकि बनी बनाई आपकी बॉडी के अंदर क्या डाल दी जाए, एंटीबॉडीज डाल दी जाए, ठीक है। क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अब थोड़ी है ना, हो सकता है पॉसिबिलिटी है वो पॉजिटिव एजेंट बॉडी में दाखिल हो गया और कल ही डिजीज काज कर दे, तो इसलिए बनी बनाई एंटीबॉडीज बाहर से डाल दी जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें अब हमारे पास वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक है वो हेल्पफुल है या नहीं है, है। किस पर्पज के लिए हेल्पफुल है, फ्रॉम प्रिवेंटिंग द डिजीजेस। अब हमारे पास बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जिनका अभी तक इलाज नहीं है, और ख़ास तौर पे बेटे जो एपिडेमिक डिजीजेस होती हैं, जो क्या होती हैं, हमारे पास जो बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस है, बैक्टीरियल और अभी हमने नाम लिखे थे ना डिफरेंट डिजीजेस के, वो बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेस हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी डिजीजेस जो एपिडेमिक हों, जो क्या हों, जो वबाई अमराज हों, ठीक है, जो फैल जाते हों, उनके अगेंस्ट जो है वो फिर वैक्सीन का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अब साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं किसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन बनाई जाए, एड्स के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इट इज स्टिल इनक्योरेबल है। और किस वजह से होती है एड्स, HIV वायरस की वजह से होती है। किस वजह से होती है, तो ये वायरल डिजीज है। तो जितनी भी हमारे पास बैक्टीरियल या वायरल डिजीजेज हैं तो कोशिश की जा रही है कि उनके अगेंस्ट हम क्या तैयार कर लें, वैक्सीन। इसी तरह अब हमारे पास कोविड-19 है, ठीक है, इसके अगेंस्ट भी अब ट्राई की जा रही है कि इसकी भी कोई ना कोई क्या हम डिस्कवर कर लें। अच्छा, आपने इसका एक प्रोसेस सुना होगा कि हमारे पास ऐसा बंदा जो कोविड से रिकवर हो जाए, जो क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। जब ये रिकवर हो जाता है तो इसकी बॉडी से हम क्या लेके अगले बंदे में दाखिल कर देते हैं, प्लाज्मा। असल में बेटे उस प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडीज होती हैं। उस प्लाज्मा में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, जो इस पर्सन की बॉडी में बनी होंगी। बनी बनाई हम प्लाज्मा से एंटीबॉडीज जो है वो नेक्स्ट पेशेंट के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, एनोप्लेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि अगर उसकी बॉडी में अगर अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी तो बनी बनाई डाल देंगे ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। इस प्रोसेस को भी हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पैसिव। डिफरेंट हमारे पास मैकेनिज्म होते हैं इम्यूनिटी। जब आप इम्यूनिटी पढ़ोगे ना, चैप्टर नंबर 14 का लास्ट टॉपिक आपका इम्यूनिटी होगा, उसके अंदर आप देखोगे कि एक एक्टिव इम्यूनिटी होगी, एक पैसिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो आप धक्के से जो है वो उस बंदे की बॉडी के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाओ। क्लियर? जैसे हमारे पास वैक्सीन दाखिल करने के बाद धक्के से एंटीबॉडीज बनवाई जाती हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो बॉडी में या ना हो। लेकिन ये पैसिव इम्यूनिटी बनी बनाई ऑलरेडी जो है वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में क्या कर दी जाती हैं, दाखिल कर दी जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा जी, अब हमारे पास इसको बुक से एक दफा रीड कर लेते हैं। तो पेज नंबर है आपके पास 12। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, whooping cough, measles, mumps, etc और भी बहुत सारी हैं, कैन बी इजीली कंट्रोल्ड बाय वैक्सीन्स आर शॉट्स। ठीक है, अब ये शॉट्स क्या होते हैं? जो पहले लगते थे इसके बाथरूम पे वो जी बच्चे, असल में होता ऐसे है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये ट्रेंड सेट नहीं है ना। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हम वैक्सीन करवा लेते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम कभी वैक्सीन नहीं करवाते। डिफरेंट वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम इम्यूनिटी देती हैं। क्या देती हैं? लाइफ टाइम के। अगर आपने एक दफ़ा जो है वो ज़िंदगी में करवा ली है तो वो आपको पूरी ज़िंदगी जो है आप उससे इम्यून हो जाओगे। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी बूस्टर डोजेज रिक्वायर होती हैं, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद उस वैक्सीन का इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट जो है कुछ ऐसी होती है जिनकी 5 साल तक इम्यूनिटी रहती है, फिर 10-15 साल तक भी जो है वो बहुत सी ऐसी वैक्सीन हैं जिनकी इम्यूनिटी रहती है, और कुछ ऐसी भी हैं जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती हैं। लेकिन जब एक स्पेसिफिक वैक्सीन की ड्यूरेशन खत्म हो जाए तो उसके बाद हमें दोबारा वैक्सीन जो है वो करवानी पड़ती है। ठीक है, या फिर एक ही वक्त में अभी आपकी जो है वो एंटीबॉडी का पूरा इसका वैक्सीनेशन का पूरा कोर्स होता है, वो कोर्स चल रहा है, आपको भी फर्स्ट डोज लगी है तो
उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए एंटीबॉडीज को जो है वो धक्का लगाना है कि ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बने। तो बूस्ट अप करने के लिए अगेन बूस्टर डोजेस देते हैं। क्या देते हैं? बूस्टर डोजेस, उनको हम शॉर्ट्स भी कहते हैं। अच्छा जी, एडवर्ड जीनर फर्स्ट डिस्कवर द टेक्निक, इसने जो है वो पहली दफा टेक्निक जो है वो डिस्कवर की, कौन सी? वैक्सीनेशन की। कब डिस्कवर की थी इसने? इन 1796 के अंदर। अच्छा, कॉपॉक्स इज नोन एज वैका। कॉपॉक्स इज नोन एज, कहाँ से लिया था? फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो वैका का मतलब क्या है? कॉ। अच्छा, फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट टर्म वैक्सीनेशन एंड वैक्सीन। फिर उस वर्ड से ये दोनों टर्म्स, वैक्सीन भी और वैक्सीनेशन भी जो है वो हमारे सामने आई। यू विल लर्न मोर अबाउट वैक्सीनेशन इन चैप्टर 6। सिंस देन द इनोकुलेशन और वैक्सीनेशन इज कैरिड आउट, क्यों की जाती है? टू मेक द पर्सन इम्यून फ्रॉम द वायरल और बैक्टीरियल एपिडेमिक्स और फ्रॉम द डिजीजेज। द इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन देयर अर्ली लाइफ। शुरू में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो है वो वैक्सीन करके उनको जो है वो इम्यून कर दिया जाता है, टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीजेस। इट इज क्लेम्ड दैट, ये ऐलान किया जाता है, ये कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स हैज बीन टोटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, वैसे तो दुनिया ऐलान करती है हमने पोलियो को भी जो है वो ख़त्म कर दिया, लेकिन हमारे 2-3 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अभी भी जो है वो पोलियो एग्जिस्ट करता है। अच्छा जी, साइंटिस्ट आर मेकिंग कॉन्टिन्यूस एफर्ट टू डेवलप वैक्सीन। किन डिजीजेस के अगेंस्ट वो वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं? वैक्सीन अगेंस्ट अदर डिजीजेस, इवन वैक्सीन अगेंस्ट एड्स इज बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन ह्यूमन ऑन एक्सपेरिमेंटल। कि हमने जो है वो एड्स के भी जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर तो कर ली है, लेकिन बेटे ऐसा नहीं होता कि आज आपने वैक्सीन प्रिपेयर की और कल मार्केट में आ जाए। पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स एनिमल्स के ऊपर किए जाते हैं, रिसर्च एनिमल्स होते हैं, फिर उन एनिमल्स के बाद की क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर एनिमल्स के बाद जो वो नेक्स्ट स्टेप फिर हम ह्यूमंस को लेते हैं, बल्कि एनिमल्स के बाद भी हायर एनिमल्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, जिनकी ज़्यादा हमारी बॉडी हमसे मिलती जुलती हो, जैसे हमारे पास मंकीज वगैरह हैं, ये बाकी जानदार हैं इस किस्म के गोरिल्ला वगैरह। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज के अंदर फिर हम डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन बींग्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।